आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, लेकिन कुछ टॉपिक में सॉलिड स्टेट के आपको बता चुका था। क्या है सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। इसके अलावा मॉलिकुलर्स और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस प्रकार के जितने भी सॉलिड्स थे इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका था। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की बात, सॉलिड्स में क्या क्या होता है और कैसे हम लोग इसकी बात करते हैं। एक छोटा सा शब्द समझिए पहले आप, एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अवयवी कण। परमाणु, अणु या आयन, इन तीनों को सामूहिक रूप से हम लोग अवयवी कण कह रहे हैं। ओके, तो सॉलिड्स में आप जानते हैं जितने भी घटक कण या अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, सभी सॉलिड बनकर तैयार होते हैं। अब सारे के सारे अवयवी पार्टिकल जो हैं या अवयवी कण जो हैं, घटक कण हैं, इनको हम लोग अगर आकृति में गोल माने और इन गोलाकार आकृतियों को बहुत पास रख के अगर हम एक संरचना डेवलप करें तो एक संरचना हम लोगों को घन जैसी एक संरचना प्राप्त होती है, क्यूब जैसी संरचना एक बनती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक संरचना ये बना दूं इस तरीके से, तो ये एक जो संरचना बनके तैयार हुई है, इस संरचना को हम लोग नाम देंगे यूनिट सेल। एक छोटी सी संरचना, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं, मात्रक कोशिका भी कह सकते हैं इसको। कोई भी नाम आप इसको दे दीजिए। और ये जितनी भी जगह हैं ये मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने क्या किया है, घटक कणों को जितना संभव हो एक दूसरे के पास रखा। ठीक, इससे ज़्यादा पास आप रख ही नहीं सकते इसको। और मैंने इनके केंद्रों को मिलाया, जो घटक कण थे उन घटक कणों के केंद्रों को मिलाया। इमेजिन कीजिए इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट पीछे ऐसे ही 4 घटक कण और रखे हों और उनके केंद्रों को भी यदि मैं मिला दूं तो मिलने पर आपको ऐसी संरचना प्राप्त होगी। इस संरचना को हम लोगों ने यूनिट सेल कहा है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड्स में कितने प्रकार के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं, जिन यूनिट सेल्स का आपको इस चैप्टर के अंतर्गत प्रयोग करना है और आप दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो वो सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, उस यूनिट सेल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इस यूनिट सेल का एक छोटा सा सैंपल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे किस प्रकार से यूनिट सेल बनती हैं। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक बॉक्स है मेरे सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बॉक्स बना रखा है मैंने। और ये बॉक्स आप थोड़ी देर के लिए यूनिट सेल मान लीजिए, ये पूरे का पूरा यूनिट सेल है ये। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। आप जिस रूम में बैठे हुए मेरे वीडियो को देख रहे हो उसमें भी इसको आप मेजर कर सकते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी क्यूब हो, आप जिस रूम में बैठे उस रूम में भी चारों तरफ निगाह दौड़ाइए, फलक, फेस जिसको कहते हैं, उनकी संख्या 6 होती है। 6 कैसे, ये हो गया, इसे मैं नंबर 1 दे रहा हूं। ओके, ये हो गया, मैंने इसको नंबर 2 दे दिया, ये नंबर 3 दे दिया, इसको नंबर 4 दे दिया, इसको नंबर 5 दे दिया मैंने, और इसको नंबर 6 दे दिया। इस तरीके से 6 फलक होती हैं। आप इस रूम में बैठे हो, देखिए एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 और 4 दीवारें तो होंगी ही होंगी, तो टोटल कितनी जो गई, 6। इन सतहों को हम लोग सॉलिड स्टेट में फलक कहते हैं, फेस कहते हैं। ओके, तो फेसेस का नंबर कितना होता है, 6, याद रखना हमेशा। फेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अब बारी है कॉर्नर की, आपको दिखाई दे रहा है इसमें 8 कॉर्नर है, मैं आपको इसमें भी दिखा सकता हूँ 8 कॉर्नर। देखिए एक ये कॉर्नर है आपका, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर इधर, और 5 6 7 8 कॉर्नर। आप इस रूम में बैठे उसमें भी चारों तरफ निगाह दौड़ाइए, कॉर्नर आपके 8 ही होंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग बात करें अगर भुजाओं की, भुजा क्या होता है, ये होती है भुजा, ये है भुजा, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भुजा कहते हैं। ये क्या है, एज कहलाती है, भुजा कहलाती है। ओके, तो अगर आप देखें नंबर ऑफ एजेस कितना होगा, 12 होगा। तो 3 बातें आ गई, एक फलक हो गया, फेस, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6, कॉर्नर कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, और एजेस कितनी होती हैं, 12। ये 3 बातें आप लोग याद रखना। दूसरी बात, किसी भी क्यूब की बात करें 3 प्रकार के एंगल काम करते हैं, उस क्यूब में आपके 3 प्रकार के एंगल काम करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ये एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। हम अगर इन एंगल की बात करें, आपके 3 अक्षों पे बनने वाले एंगल, और मैं इनको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ अल्फा, बीटा और गामा।
तीन नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एजेस के लिए मैं कह दे रहा हूँ ए बी सी, तीन एजेस हो गई आपकी ए बी सी। ओके, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कितने प्रकार की यूनिट सेल्स आप लोग यूज करेंगे, उन यूनिट सेल्स की मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यूनिट सेल आया है वो है आपका सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल मन में रखिए, आपको अच्छा लगेगा। जब आप रात में सोने जाएं, मेरी बातों को ध्यान करें, इस रूम में आप लेटे हो, मेरी बातें आपको याद आएंगी। ये सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर होंगे। द पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ एनी रूम, एनी यूनिट सेल, एनी क्यूब। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और केवल कोनों पर ही जब घटक कण उपस्थित होते हैं तो उसको कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल। ओके, सिंपल यूनिट सेल। दूसरा मैं जो ला रहा हूं वो है आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में कहते हैं इसको हम लोग एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या एफसीसी कहते हैं। ये क्या होता है? घटक कण कोनों के अतिरिक्त सभी सतहों के केंद्र में, फलक के केंद्र में, कोनों पर तो होंगे ही होंगे और सतहों के केंद्र में भी हो जाएंगे। सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं, मैंने आपको बताया था। ये देखिए बॉक्स, ये पूरा बॉक्स, ये सतह 1 2 3 4 5 6, ये सब सतह है। और कॉर्नर भी, यानी पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पर भी होंगे और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होंगे? फेसेस पर होंगे। तो वो कहलाता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तीसरा आता है आपका, उसे हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। ओके, बॉडी सेंटर्ड, हिंदी में कहते हैं इसको काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड क्या कहता है? घटक कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ होगा? केवल उस बॉडी के केंद्र में। ठीक है, इस बॉक्स का मैं आपको केंद्र नहीं दिखा सकता, मुझे इसमें छेद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं, उस डायग्राम से अगर मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे बनाऊंगा मैं इसको, ये बनाया मैंने, और कहाँ दिखाऊंगा? यहाँ पर। ये किसी फलक पर नहीं है, बीच में है। ओके, तो ये बनता है आपका बॉडी सेंटर। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के यूनिट सेल्स की बात करते हैं। जिन यूनिट सेल नंबर 1 पे आता है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है सिंपल यूनिट सेल। पर डेफिनेशन क्या था इसका? ऐसा यूनिट सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दैट्स कॉल्ड सिंपल। ठीक है, अब अगर इसके साथ साथ सभी सतहों के केंद्र में भी आ जाए, सतह देखिए 1 2 3 4 5 एंड एक पीछे वाली जो हो गई 6, ये सब बन चुका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और अगर इन सबको हटा के कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी कंडीशन ले लीजिए, कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन केवल एक बीच में लगा दूं, ये कहलाता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो इस तरीके से 3 प्रकार के मुख्य रूप से हम लोग यूनिट सेल की बात करते हैं। बनाने को हम और भी बना सकते हैं, बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित। इसका क्या मतलब होता है? घटक कण कोनों पर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने वाली सतहों, केवल 2 सतहों। लेकिन बच्चों एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि क्या केवल एक यूनिट सेल सॉलिड है? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी यूनिट सेल्स आपस में मिलती चली जाती है, तब निर्माण होता है एक बड़े सॉलिड का, जिसे हम लोग क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, स्पेस लैटिस भी कहते हैं। बात करेंगे हम लोग स्पेस लैटिस के बारे में। बट एक बात इमेजिन करने वाली है बेटा कि जो स्पेस लैटिस बना रहे हो आप, बहुत सारे यूनिट सेल्स के मिलने से बनता है स्पेस लैटिस। अगर मैं एक छोटी सी संरचना आपको फटाफट दिखाना चाहूँ तो बेटा मैं कैसे बनाऊंगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये मैंने एक बॉक्स बना, अभी तो ये आपको यूनिट सेल ही लग रहा होगा जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं यूनिट सेल को कन्वर्ट कर दूंगा स्पेस लैटिस में। कैसे कन्वर्ट करूंगा, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। ये हो गया, ये एंड दैट। अब आप इस जो डायग्राम मैंने बनाया इस पर ध्यान दीजिए, केवल एक लाइन से रह गई ये वाली। अब आप केवल एक तरफ का एरिया उठा लीजिए, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये एक तरफ का एरिया उठा लीजिए।
तो आपको लगेगा, देखिए ये एक यूनिट सेल है जिसको मैंने कवर किया है, ये एक यूनिट सेल बन के तैयार हुआ। इसके जस्ट पीछे एक यूनिट सेल और भी है, इसके इधर एक यूनिट सेल और भी है। और अगर मैं केवल इतनी सी स्पेस लैटिस की बात करूं तो इसमें 8 आपका यूनिट सेल लगा हुआ है। और सॉलिड में ऐसे जाने कितने स्पेस लैटिस आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी, यूनिट सेल। यूनिट सेल मिलते हैं तो स्पेस लैटिस बनते हैं, और स्पेस लैटिस आपस में जब मिलते चले जाते हैं तो किसी क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है बात। तो आप इमेजिन कीजिए, जैसे यूनिट सेल की आप बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा बताइए सिंपल यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर सिंपल है, सिंपल यूनिट सेल में घटक कण केवल कोनों पर होते हैं और कोनों की संख्या 8 होती है। तो सिंपल यूनिट सेल में कोनों की घटक कणों की संख्या कितनी, 8। ये गलत है, 8 नहीं होती, केवल 1 होती है। अरे सर ये क्या कहती है, घटक कणों की संख्या केवल 1, या घटक कणों की संख्या केवल 1 होती है सिंपल यूनिट सेल में। इसी प्रकार का फेज सेंटर्ड की बात करूं तो आपका दिमाग दौड़ाओगे तो क्या लगेगा, घटक कण कोनों पर था, कोनों के साथ साथ सभी सतहों के केंद्र में था, कोनों की संख्या 6 थी, सतहों की संख्या कोनों की संख्या 8 थी, सतहों की संख्या 6, टोटल 14 हो गए। तो क्या घटक कणों की संख्या 14 है, नहीं, फेज सेंटर में घटक कण ओनली 4 होते हैं, 4 घटक कण होते हैं फेज सेंटर में, 14 से घट के बाकी कहाँ चले गए अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बात। ऐसी बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्या कहता था, घटक कण कोनों के अतिरिक्त बॉडी के केंद्र में, तो बॉडी के केंद्र में 1, कोने हो गए 8, टोटल 9 होने चाहिए, बट एक्चुअल में 2 ही होते हैं। यानी घटक कणों का योगदान कितना है, कोई पार्टिकल कितना पार्टिसिपेशन करता है अपना, इस बात पे सारी कहानी चलती है। ठीक है, कोई कितना पार्टिसिपेशन करे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा यहाँ पर, तो कितना पार्टिसिपेशन कोई पार्टिकल करता है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैसे बात करते हैं इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप इमेजिन करो, ये जो एक जगह है, ये सेंटर, इस सेंटर पे 8 यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई दिखाई देंगी अगर आप चेक करें तो, 8 यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई है अगर आप चेक करें तो क्या जो 8 को एक सेंटर जोड़ रहा है उस कॉर्नर पर 8 घटक कण होंगे, नहीं, केवल 1 होगा। आप घर पर भी एक कमरे के पड़ोस में जब दूसरा कमरा बनाते हो तो क्या उन दोनों की दीवारें 2 होती हैं, नहीं होती। मैं जो बोर्ड लगा हुआ है इसके जस्ट अपोजिट में एक रूम और भी है, बट ये जो दीवार है, ये दीवार दोनों रूमों के बीच में क्या है, कॉमन है। यानी तात्पर्य क्या, जब यूनिट सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो घटक कणों की संख्या भी कम हो जाती है, दीवारों की संख्या भी कम हो जाती है, भुजाओं की संख्या भी कम हो जाती है। 3-4 लाइनें बोलूंगा, ध्यान देना कि यूनिट सेल के कोने पर लगा हुआ घटक कण, कोने पर लगा हुआ घटक कण, द पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, उसका केवल 1/8 भाग ही, 1/8 भाग ही उस स्पेस लैटिस के लिए काम करता है। मात्र 1/8 भाग ही उस स्पेस लैटिस के लिए काम करेगा, 8वां भाग। इमेजिन करो, ये जो कोना था ये 8 जगह पर बट गया, ये कॉर्नर 8 जगह पर बट गया, तो पर्टिकुलर 1 के लिए कितना बचेगा, 1/8। मैं इस कॉर्नर की आपसे बात, इस कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे आप ध्यान दीजिए। ओके, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, अब इस कॉर्नर पे इधर से आके कोई लगेगा तो ये कॉर्नर 2 जगह पे डिवाइड हो गया, इधर से आके कोई लग गया और इसके इधर से आके कोई लगा, तो ये 4 हो गया। और इसके जस्ट ऊपर भी तो 4 आ सकते हैं, तो ये कॉर्नर कितने के बीच में आ जाएगा, 8 के बीच में आ जाएगा। तो याद रखिए, कॉर्नर पर लगा हुआ घटक कण 8 के बीच में अकेला काम करता है, या आप कह सकते हैं कि कॉर्नर पर जो घटक कण काम करता है वो इकाई सेल के लिए मात्र 1/8 में भाग करता है। कॉर्नर कितने थे, 8, हर कॉर्नर पे कितना कितना हो, 1/8, 1/8, टोटल कितना हो गया, 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में घटक कणों का संख्या 1 होती है। अब आइए आप फेस सेंटर पे, तो एक घटक कण तो कोनों पे काम कर रहा है और फलक पे कितना काम कर रहा है, सतह पे कितना काम करता है, आधा घटक कण, आधा तो दूसरे का हो गया। ये दीवार अगर 2 के बीच में काम कर रही है तो आधी इसकी है और आधी उसकी है, तो आधा आधा काम करेगा। इसलिए क्या कह रहा हूं मैं कि फलक पर जो घटक कण उपस्थित होता है उसका आधा भाग ही काम करता है।
अब फलक कितनी थी 6, सब पर कितने कितने आधे आधे 1/2, टोटल कितने हुए 3, तो 3 पार्टिकल्स काम कर रहे हैं फेस पर, 1 पार्टिकल काम कर रहा है कॉर्नर पर, तो फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ 4, ये तो कह रहा था मैं। अब आइए बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में क्या था, जो कॉर्नर पे है वो तो कॉर्नर पे ही रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। कितने हैं कॉर्नर पे, ओनली 1, 1/8 1/8 1/8 1/8 करके 1, ओके। और 1 के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर, बॉडी का जो सेंटर होता है वो कभी किसी का पार्टिसिपेशन नहीं करता, वो खुद का है, पूरा है। पार्टिकल कितने हुए, एक सेंटर का पार्टिकल और एक पार्टिकल कॉर्नर में, टोटल पार्टिकल कितने हुए 2, यानी बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है 2 होता है। इतना बात समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया मुझे कॉल कीजिए, नंबर आप सब पे होंगे मेरे, आप मुझे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत तो आप तुरंत फोन कीजिए, ओके। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, मैं छोटा सा एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत शानदार रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई पार्टिकल है ए, जैसे अगर आप NaCl बनाते हो तो उसमें Na भी होगा Cl भी होगा, तो मान लीजिए पार्टिकल एक सभी कॉर्नर पर लगा हुआ है और पार्टिकल बी जो है वो सभी फेजेस पर लगा हुआ है, सभी सतहों पे लगा हुआ है, तो आप बता सकते हो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला निकल सकते हैं, यस इनसे फॉर्मूले निकलते हैं, आपको करने हैं, कैसे करेंगे, तो आप इमेजिन कीजिए घटक कण जो ए था वो सभी कॉर्नर पर है, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा 1, क्यों, कॉर्नर कितने हैं 8, पर कॉर्नर कितना 1/8 1/8, तो आपको सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल, 1/8 1/8 को 8 जगह जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या 1/8 इंटू 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी घटक कण ए की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। अब नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, फेजेस कितने थे 6 फेजेस, पर फेज पे कितना काम कर रहा है 1/2 काम कर रहा है, टोटल कितना हो गया 3 हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया AB3, दैट्स इट AB3। तो इस तरीके के आप लोगों को फॉर्मूले से सवाल भी करने हैं, मैं अगली वीडियो में बहुत सारे सवाल लेके आऊंगा आपके लिए, और उसके बाद में उन सवालों से हम क्रिस्टल का घनत्व निकालना सीखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।